सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग 2019 पेपर। ठीक है, अब हम 2019 का पेपर देखेंगे जो आपका जुलाई में हुआ था। क्लियर, लेवल 2 वालों के लिए है और इसमें सबसे पहला जो पोर्शन हम देखेंगे दैट इज सीडीपी। क्लियर, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला है रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय द सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। जो अंतःकरण है उसके स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। अब इसको हम अपने वर्ड्स में फ्रेम करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली वो पूछना क्या चाह रहा है। लॉरेंस कोलबर्ग जो है ना, उनकी थ्योरी का नाम है मोरल डेवलपमेंट। थ्योरी का नाम है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया था ना दैट वाज मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना पे इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था। इन्होंने बच्चों को एक स्टोरी सुनाई थी हिंज की, जिसमें वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए एक दुकान में चोरी करते हैं। कुछ बच्चे उनके फेवर में बोले थे, कुछ बच्चे उनके अगेंस्ट में गए थे जस्ट टू जस्टिफाई। और कोलबर्ग ने ये स्टोरी सिर्फ इसलिए सुनाई थी जिससे कि वो जान सकें कि बच्चे जो है उनका नैतिक तर्क एग्जैक्टली क्या बोलता है। ठीक है, इन्होंने जो है वो 3 लेवल दिए थे, 3 स्तर दिए थे अपनी थ्योरी में, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक एंड पश्च पारंपरिक। ठीक है, हर जो लेवल था उसके 2-2 स्टेप्स थे, तो टोटल कितने स्टेप्स हुए थे, 6 तो स्टेप थे और 3 इसमें लेवल थे। क्लियर, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, 6 इसके क्या थे, स्टेप थे। अब एक चीज याद रखिएगा, हर स्टेप में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। कोलबर्ग की जो थ्योरी है मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आप याद रखिएगा, जब सेल्फ चूजन की बात आएगी ना, स्वचयनित, ठीक है, जो लास्ट स्टेज थी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पहली बात तो ये याद रखिएगा इस स्टेज तक बहुत कम लोग हैं जो पहुंच पाते हैं। कई लोग जो है वो कन्वेंशनल स्टेज तक ही रह जाते हैं। कन्वेंशनल स्टेज का अगर आपसे लास्ट लेवल पूछा जाए स्टेज, तो वो क्या है, कन्वेंशनल लेवल में जो आपका लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, समाज में जो नियम और कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, समाज के नियम और कानून को मानते हैं। ठीक है, हम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जिससे समाज में एक डेकोरम जो है वो मेंटेन रहे। अब यहाँ पे क्या है, स्वचयनित नैतिक सिद्धांत है, मतलब हम अपने खुद के प्रिंसिपल्स जो हैं उनको चुनते हैं, हमारे खुद के सिद्धांत हैं, हमारी खुद की इथिक्स है। ठीक है, ऑफ कॉन्साइंस मतलब अपना, अंतःकरण मतलब अपने खुद के। क्लियर, जो सारी ह्यूमैनिटी जो है उसके लिए वैलिड होते हैं। बेसिकली जो पश्च पारंपरिक स्तर होता है ना, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं हम उनकी ह्यूमैनिटी जो है, अपनी ह्यूमैनिटी उसको मेंटेन रख सकें, उनकी जो डिग्निटी है उसको बना के रख सकें, जो ह्यूमैनिटी है उसको बरकरार रखा जाए। ठीक है, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज उठा सको। ठीक है, ये क्या होता है, स्वचयनित नैतिक सिद्धांत। ये किसका फीचर होता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये पश्च पारंपरिक स्तर की सबसे लास्ट स्टेज है, यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ये सब क्या होते हैं, आपके जो कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल लेवल हैं उनकी लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मेजर एकम्प्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। मूर्त क्रियात्मक मतलब जो जीन पियाजे है उनकी थ्योरी का नाम क्या था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी, सेंसरी मोटर, प्री कन्वेंशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। जो संवेदी कामक अवस्था थी उसका एज ग्रुप 0 से 2 था, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15। ठीक है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 3rd स्टेज होती है, यानी कि 7 से 11 साल की। उसमें बच्चे के अंदर क्या होता है, सुरक्षित रखने की योग्यता होती है, एबिलिटी टू कंजर्व। व्हाट इज एबिलिटी टू कंजर्व, लेट सपोज आपने कोई भी 2 बीकर लिए या फिर कोई भी 2 आपने बर्तन लिए, एक लंबा है एक चौड़ा है, लेकिन दोनों के अंदर जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल क्या है, सेम है, बट स्टिल
जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, उसमें तो बच्चा सोचता है कि इसमें चीज ज्यादा है जबकि इसमें कम है, ठीक है, सॉरी, इसमें चीज कम है और इसमें चीज ज्यादा है। जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर ये गुण डेवलप हो जाता है कि दोनों में ही जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल इक्वल है। कई बच्चे छोटे होते हैं, आपने देखा होगा आम को नापते हैं, जब घर में आम आता है या कोई भी फ्रूट आता है तो उसको नाप के देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, और अगर साइज के ऊपर होता है, कोई चौड़ा होता है कोई लंबा होता है, तो उस केस में क्या है, उनको ऐसा लगता है कि जो लंबा वाला है वो ज्यादा है। तो ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जबकि जिस बच्चे में मेच्योरिटी आ जाती है कि दोनों सेम साइज है, एक ब्रॉड है एक लंबाई में है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू कंजर्वेशन। क्लियर। एनिमिस्टिक थिंकिंग जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक चरण है जिसमें बच्चा निर्जीव चीज को भी सजीव समझता है। मान लीजिए बच्चा जमीन पे गिरा, अब बड़े लोग क्या करते हैं, जमीन को मारते हैं, तो बच्चा उसमें खुश होता है, ताली बजाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जमीन को मार पड़ी है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग होती है, इट कम्स अंडर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो परिकल्पित निगमनात्मक रीजनिंग होती है यानी कि हाइपोथेटिक सिचुएशंस दिमाग में क्रिएट होती हैं, परिकल्पना हम अपने दिमाग में बनाते हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि निगमनात्मक तर्क देते हैं, हम लॉ टू एग्जाम्पल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन होता है ये सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। हम एक ही काम को जब बार बार रिपीट करते हैं, जैसे अंगूठा चूसना चालू कर देंगे, मुंह में कोई भी चीज लेना चालू करेंगे, तो ये जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस होती हैं, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, ये किस में आती हैं, सेंसरी मोटर स्टेज में। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होगा, एबिलिटी टू कंजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की व्यू लर्निंग एज। जो जीन पियाजे हैं और लेव वाइगोत्स्की हैं वो कैसे हैं, संरचनावादी हैं। वो अधिगम को किस रूप में देखते हैं। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है ना, या फिर जो संरचनावादी अधिगम होता है, उसमें बेसिकली बच्चा जो होता है वो पहली बात तो सेंटर में होता है, ठीक है। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण क्या करेगा, खुद करता है। बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, खुद को एक्टिवली एंगेज रखेगा। कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवर्तीय प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो ऑब्वियसली यहाँ जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय द एक्टिव एंगेजमेंट। जब बच्चा खुद को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा रहा है, खुद अपने अर्थ का निर्माण खुद से कर रहा है, क्योंकि जीन पियाजे ने बोला था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। लेव वाइगोत्स्की ने क्या बोला था कि जितना ज्यादा बच्चा इंटरेक्शन करेगा, इनकी मेन फोकस जो था वो सोशल इंटरेक्शन पे था, जितना ज्यादा आप एमकेओ के साथ इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा अपने ज्ञान का निर्माण हम करते हैं। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, जो अर्जन होता है ना, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। मान लीजिए आप किसी बंगाली के साथ रह रहे हैं, किसी तमिलियन के साथ रह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को अपने आप अर्जित कर लेते हैं। प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, कंडीशनिंग जो है वो हम पावलोव की थ्योरी में पढ़ते हैं। निष्क्रिय आवर्तीय प्रक्रिया, संरचनावादी में बच्चा कभी भी पैसिव हो ही नहीं सकता, यहाँ निष्क्रिय जो है वो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Selecting and presenting stories and clipping from the newspaper that portray both men and women in non-traditional roles in an effective strategy too। जब आप मेल को और फीमेल को नॉन ट्रेडिशनल रोल में दिखा रहे हो, जैसे कई बार बोला जाता है सोसाइटी जो है वो कुछ रोल्स जो है मेल और फीमेल के लिए डिसाइड करती है कि लड़कियां जो है वो घर में रह के खाना बनाएंगी, घर का काम करेंगी, और लड़के जो है वो घर से बाहर निकल के क्या करेंगे, जॉब करेंगे और पैसे कमाएंगे। ये एक ट्रेडिशन जो है वो सोसाइटी एक बेंचमार्क सेट करती है। अब क्या होता है, समाचार पत्र से कहानियां और कथन का चयन करना और ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। अब मान लीजिए आपने पेपर से कटिंग निकाली, आजकल आप मास्टर शेफ देखते हो, मास्टर शेफ में मैक्सिमम जो है वो बॉयज हैं, तो खाना कौन बना रहा है, लड़के बना रहे हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के दिमाग में एक एग्जाम्पल सेट होता है कि कोई भी रोल मेल और फीमेल के लिए फिक्स नहीं है। लेडीज जो है वो साइंटिस्ट बनती हैं, आजकल बहुत सारे इंटरव्यूज आते हैं उनके, तो उस केस में क्या है, जब हम ऐसी कटिंग बच्चे को दिखाते हैं तो बच्चा इस चीज से इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ क्या होगा, लैंगिक या जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए नहीं, हम यहाँ पे जेंडर बायसनेस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं,
कि लड़का और लड़की में जो भेदभाव है उसको हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी लेंगे क्या जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए? नहीं, हमें जेंडर स्थिरता को भी नहीं बढ़ाना है। एनकरेज स्टीरियोटिपिकल जेंडर रूल्स, हमें जेंडर भूमिका जो है उसको प्रोत्साहित करना है? नहीं, हमें जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। हम क्या करते हैं, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको यहाँ पे चैलेंज करते हैं, जैसे बच्चा जो है वो अपना माइंडसेट चेंज करे। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड सोशलाइजेशन। बच्चे का जो समाजीकरण है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो यहाँ चारों ही जो है वो बच्चे के सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं। समाजीकरण मतलब जहाँ बच्चा समाज में लोगों के बीच रह के इंटरेक्शन करना सीखता है, कैसे बिहेव करना है वो सीखता है, कहाँ कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। अब जो सोशलाइजेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन, एक होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। तो अगर प्राथमिक सोर्स की बात करें तो वो क्या होता है, परिवार। बच्चे का परिवार जो है वो उसकी प्राथमिक एजेंसी होती है। और अगर सेकेंडरी एजेंसी की बात करें तो मीडिया, विद्यालय, रिश्तेदार, पास पड़ोस, दोस्त, ये जितने भी होते हैं ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैरेक्टराइज्ड। जो हार्वर्ड गार्डनर है उनकी थ्योरी का नाम क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत। उनके अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को आप किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड, टेम्परामेंट, मोटिवेशन एंड इंटेंशंस ऑफ अदर। दूसरे की जब मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से आप पता लगाते हो और प्रतिक्रिया करते हो तो उस योग्यता को हम क्या बोलते हैं। जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने क्या बोला था, मल्टीपल इंटेलिजेंस उन्होंने 9 टाइप का बताया था। उन्होंने बोला था कि बुद्धि जो होती है ना उसको आप कभी भी आईक्यू से जज नहीं कर सकते। हो सकता है कि आईक्यू में बच्चा इतना अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, लेकिन जो को स्कॉलेस्टिक एक्टिविटी होती है, यानी कि जो सह शैक्षिक अधिगम होता है, जैसे पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, स्टेज ओरिएंटेशन हो गया, इन सब में बच्चा बहुत आगे हो। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि बच्चे का जो इंटेलिजेंस होता है वो आप आईक्यू के बेसिस पे कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पहला इन्होंने इंटेलिजेंस दिया था नेचुरलिस्टिक, यानी कि प्रकृतिवादी, जो नेचर से बहुत प्यार करते हैं, जो नेचर लवर्स होते हैं, ठीक है, जैसे बॉटनिस्ट हो गए, जूलॉजिस्ट हो गए, ये सब क्या होते हैं, नेचर लवर। इंट्रापर्सनल क्या होता है, जिसमें हम दूसरा जो है दूसरे को रीड करने की कोशिश करते हैं। इंट्रापर्सनल मतलब जब हम खुद को रीड करने की कोशिश करते हैं, अगर यहाँ खुद की मनोदशा, खुद का स्वभाव, खुद की प्रेरणा और खुद का अभिप्राय जो होता उसको उचित तरीके से अगर हम पता लगाते तो क्या हो जाता, इंट्रापर्सनल। लेकिन यहाँ दूसरे की मनोदशा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल। ठीक है। थेरेप्यूटिक कोई भी इन्होंने इंटेलिजेंस नहीं दिया था। तो प्रकृतिवादी, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, मैथमेटिक, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट, बहुत सारे इंटेलिजेंस इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो उसके लिए कौन सा कारण होना चाहिए। बच्चे का मूल्यांकन हम क्यों कर रहे हैं, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत और उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना और नाम देना नहीं। आप बच्चे को ना तो सेपरेट कर सकते हो ना ही उनकी लेबलिंग कर सकते हो कि ये नॉन अचीवर्स हैं, ये लो अचीवर्स हैं, ये एवरेज है, ये हाई अचीवर है। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन बोलता है कि जब आप बच्चे को कैटेगराइज करते हो या उनको आइसोलेट करते हो तो उस केस में बच्चा जो है वो डिमोरलाइज हो जाता है। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, बिल्कुल सही बात है। इससे क्या होता है, जब आप बच्चे का मूल्यांकन करते हो तो टीचर को एक फीडबैक मिलता है कि कहाँ पे उसको अपना टीचिंग मेथड चेंज करने की ज़रूरत है, कौन सा टीचिंग टूल उसको यूज़ करना है, बच्चे को किस तरीके से उसको आगे पढ़ाना है। टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस इन प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन चाइल्ड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब आप बच्चे को टाइम टू टाइम फीडबैक देते हो ना, और टाइम टू टाइम बच्चे का जब आप मूल्यांकन करते हो तो उसमें बच्चे में समय रहते, समय के साथ जो परिवर्तन होता है कि कितनी उसकी लर्निंग हुई है, कितना उसने लर्निंग में चेंजेस लाया है और कितना वो प्रोग्रेस कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चे के मूल्यांकन से पता चलती हैं। टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स। जब आप बच्चे का मूल्यांकन करोगे तो बच्चे की जो भी क्षमता है
वो क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या अचीव कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, बच्चे की जो भी स्ट्रेंथ है, उसका जो भी चैलेंजिंग पार्ट है, उसके बारे में हम पेरेंट्स के साथ एक डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज परफेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसकी अवधारणा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है ना, उसका मेन काम होता है कि आप बच्चे जो हैं उनकी कैपेबिलिटी जो है उसमें आप यकीन रखो, बच्चे को आप एक ऐसे डायरेक्शन में पुश करो जिसमें वो अपने आप को बहुत अच्छे से अचीव कर सकता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम CDP जो होती है उसमें कभी भी बच्चे को अगर आप सेंटर में नहीं रख रहे हो तो वो ऑप्शन अपने आप ही नेगेटिव है। यहाँ क्या है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, यानी कि आपने टेक्स्ट बुक को सेंटर में रखा है, ये गलत है। बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक बच्चे की जो क्षमता है और जो संभावना है उसमें विश्वास करना। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, मानक निर्देश और मूल्यांकन, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो बच्चा होता है आप उसको मानक तरीके से निर्देश नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी जो है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में ये क्लियर डिनाई किया गया है कि जहाँ पे भी हम मानक निर्देश को फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है, सारे बच्चों के ऊपर एक जैसी चीज एप्लीकेबल होती है। जो हम समेटिव असेसमेंट में देखते हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो कैसा होता है, मानक मूल्यांकन होता है, तो ये नेगेटिव होता है। बाह्य प्रेरणा और एक रूप मूल्यांकन मानदंड, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स, ये भी क्या है, गलत है। क्योंकि जब बच्चे को आप एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट करते हो तो उस केस में बच्चा चीज को अचीव करने के लिए मेहनत करता है। मान लीजिए आपने बच्चे को बोला कि अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या है, बच्चे को आपने एक्सटर्नली मोटिवेट किया है, जबकि बच्चा इंटरनली मोटिवेट होना चाहिए। एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स नहीं, पैरामीटर्स हमेशा फ्लेक्सिबल होने चाहिए, हर बच्चे के हिसाब से पैरामीटर होना चाहिए। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इम्पॉर्टेंट, विकास में जो वैयक्तिक विभिन्नता होती है उसको समझने के लिए क्या जरूरी है। टू लुक एट द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक दैट गिव ईच पर्सन ए स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, वंशांगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। हम केवल हेरेडिटी जो लुक होता है या फिर इनहेरिटेड जो कैरेक्टर है सिर्फ इस पे फोकस होके बच्चे की वैयक्तिक विभिन्नता को नहीं समझ सकते। उसका एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, उसका कल्चर डिफरेंस हो सकता है, वो कितने टाइम में मैच्योर हो रहा है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि जो विकास की दर होती है वो हर बच्चे में अलग अलग होती है। टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स, पर्यावरणीय कारक पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, ये भी गलत है। टू कंसीडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, शरीर और दिमाग का जो परिपक्वन है उस पर विचार करना, ये भी गलत है। टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड दियर इंटरप्ले, वंशागत विशेषता के साथ साथ पर्यावरणीय कारक और उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, ये बिल्कुल करेक्ट है। जहां पे अगर आपको याद हो तो वुडवर्थ ने एक फॉर्मूला दिया था, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरेडिटी इनटू एनवायरनमेंट, कि बच्चे का जो विकास होता है ना वो आनुवंशिकीय कारकों और एनवायरनमेंट दोनों से ही क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमें अगर व्यक्तिगत विभिन्नता देखनी है विकास में तो हमें इनहेरिटेड कैरेक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन दोनों का ही पारस्परिक जो निर्भरता है उसको क्या करना है, विचार करना होगा। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति में जो विकास की दर होती है ना वो बहुत अलग अलग होती है। एक बच्चा किस तरीके से विकास शो कर रहा है, एक बच्चा किस तरीके से विकास जो है, डेवलपमेंट जो है उसको शो करेगा। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, बिल्कुल सही बात है। जो विकास होता है ना वो कैसा होता है, क्रमिक होता है। सबसे पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है और लास्ट में वयस्कावस्था आती है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, एकदम से तो डेवलपमेंट नहीं हो जाता ना। पहले बच्चा छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को यूज करना सीखता है, फिर धीरे धीरे हाथों का यूज करना सीखता है, तो बच्चा ग्रेजुअली धीरे धीरे मैच्योर होता है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, ये गलत है। विकास की जो सटीक गति होती है और जो नेचर है वो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है। किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा, बच्चा आगे चल के क्या अचीव करेगा क्या नहीं करेगा, इन सब चीज़ों का डिटर्मिनेशन आप नहीं कर सकते। सो द ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट।
Several research studies show that teachers have more overall interaction with boys than girls. What is the correct explanation for this? बहुत सारे शोध अध्ययन जो है उनसे पता चलता है कि जो टीचर्स होते हैं वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से ज़्यादा पारस्परिक क्रिया करते हैं. इसका सही विवेचन क्या है? बॉयज़ हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज देन गर्ल. नहीं, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमता अधिक होती है. ये क्या हो गया? जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट करना. बॉयज़ नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स. जो लड़के होते हैं लड़कियों की तुलना में उनको ज़्यादा अवधान की जरूरत होती है. ऐसा भी नहीं है. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग. ये जेंडर बायसनेस का एग्जाम्पल है टीचिंग में. बिल्कुल सही बात है कि शिक्षण में लिंग पक्षपात का ये एक उदाहरण है. बॉयज़ आर ईजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम. बिल्कुल गलत है कि जो लड़के होते हैं उनकी तुलना में लड़कियों की तुलना में लड़कों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है. ये क्या है? बिल्कुल गलत है. तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. जब आप जेंडर पक्षपात यानी कि जेंडर बायसनेस या जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट करते हो तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं. द एबिलिटी टू कम अप विद द ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज ए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. एक समस्या है जिसको मूल और अपसारी समाधान के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता होती है? ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन. अहम केंद्रित बच्चे जो होते हैं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं. बेसिकली 2 से 7 साल के बच्चों में ये प्रॉपर्टी होती है. इनके लिए दूसरे की ओपिनियन मैटर ही नहीं करती. इनको जो होता है वो ये है कि हमारी जो ओपिनियन है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इम्पेयर्ड बच्चे, क्षतिग्रस्त बच्चे जो होते हैं वो बच्चे होते हैं जिनके अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट होता है यानी कि दिखाई नहीं देना, सुनाई नहीं देना, बोल नहीं पाते हैं. क्रिएटिव चिल्ड्रन. बिल्कुल सही बात है. सृजनात्मक बच्चे. जो सृजनात्मक बच्चा होगा ना वो किसी भी सिचुएशन के ना मल्टीपल पहलुओं पर ध्यान देता है. एक जो प्रॉब्लम होती है उसको वो 1000 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है. चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी. अधिगम अशक्तता वाले बच्चे. ये भी यहाँ पे क्या है? गलत है. क्योंकि जो अपसारी समाधान होता है ना वो हमेशा क्रिएटिव बच्चों की पहचान होती है. और जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो कौन से बच्चे होते हैं? जिनमें डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, ADHD होता है. ये सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं. सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट. What instructional adaptation should a teacher make while working with students who are visually challenged? दृष्टि रूप से बाधित बच्चा है उसके साथ काम करते समय एक टीचर को किस प्रकार का अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए? मतलब बच्चे को किस टाइप का इंस्ट्रक्शन टीचर को देना चाहिए? स्पीक क्लियरली एंड यूज ए लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल. स्पष्ट रूप से बोलिए, छूकर महसूस करने वाली सामग्री को ज़्यादा मात्रा में यूज कीजिए. बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्योंकि जो बच्चा देख ही नहीं सकता है, विजुअली इम्पेयर्ड है, उस केस में जब आप जितना क्लियर बोलेंगे, जितना लाउड बोलेंगे, बच्चा उस चीज़ को उतनी जल्दी ग्रेस्प करेगा. जो टेक्टाइल मटेरियल होता है यानी कि जो जिस सामान को आप छू सकते हो और महसूस कर सकते हो, जब आप उसको यूज करोगे तो बच्चा क्लियरली उस चीज़ को फील कर पाएगा. कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना. यूज ए वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन. ये तो वैसे ही गलत हो गया. क्यों? क्योंकि बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है. ओरिएंट हरसेल्फ सो दैट द स्टूडेंट कैन वॉच हर क्लोजली. स्वयं अभिविन्यास करना जिससे बच्चा उसे ध्यान से देख सके. जब बच्चा देख ही नहीं सकता तो वो कितने भी अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करे, बच्चा उसको नहीं देख पाएगा. फोकस ऑन ए वेराइटी ऑफ रिटन टास्क स्पेशली वर्कशीट. जब आप वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करोगे तो ये कैसा काम है? रिटन वर्क. और बच्चा जो है वो नहीं देख सकता है, विजुअली इम्पेयर्ड है. तो उस कंडीशन में लाउड बोलिए, क्लियर बोलिए, जितने भी टेक्टाइल मटेरियल हैं उनको यूज कीजिए. कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूरिंग इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम. जो सहयोगात्मक अधिगम होता है, सहयोगात्मक अधिगम मतलब एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे की हेल्प करके आगे बढ़ता है. और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग ही नहीं करना चाहिए. तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1. जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना, और पीयर ट्यूरिंग होती है. पीयर ट्यूरिंग मतलब जहाँ पे हम एक जैसे एज ग्रुप के बच्चों के साथ आगे बढ़ते हैं. दैट शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड. क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि बच्चा कोलैबोरेटिव लर्निंग में टोटली इन्वॉल्व होना चाहिए. इससे बच्चे को दूसरे की मदद करने का गुण आता है और बच्चा अपने सहपाठियों के साथ आगे बढ़ता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान.
एक रूप निर्देश, इंक्लूसिव एजुकेशन में कभी भी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेट सपोज ये क्लास है, इसमें अगर 2 बच्चे भी हैं या 4 बच्चे भी हैं तो चारों बच्चों के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। ये मॉडरेट हो सकता है, ये इंटेलिजेंट हो सकता है, ये डल हो सकता है, ये और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई और बच्चा है वो क्रिएटिव है। तो अगर आप एक जैसा इंस्ट्रक्शन सब पे लगाएंगे तो जो क्रिएटिव और इंटेलिजेंट है वो तो बहुत जल्दी उस चीज़ को कर देंगे, लेकिन जो और बच्चे हैं वो पीछे रह जाएंगे। मानकीकृत परीक्षण, ये भी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को कभी भी सपोर्ट नहीं किया गया है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट मतलब जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं सारे बच्चों के ऊपर एक जैसे वो एप्लीकेबल होता है। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, बच्चों के अंदर कभी भी कंपटीशन की भावना हमें डेवलप नहीं करनी है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है। जितने भी बच्चे हैं समावेशी कक्षा में हमें क्या करना है, आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, हर बच्चे की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हम इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे हर बच्चा अपने आप को सिक्योर फील कर पाए। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Which of the following is a correctly matched pair of learner and their primary characteristic? अधिगमकर्ता और उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्म में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को नहीं समझ पाते। हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता। कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल गलत है क्योंकि इनको सुनाई नहीं देता है, जबकि यहाँ क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब वो दृश्य सूचनाओं को नहीं समझ पा रहे, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। डिसलेक्सिक लर्नर लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, बिल्कुल सही बात है। जो डिसलेक्सिया होता है ना वो क्या होता है, लर्निंग डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा जो है उसमें धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाता और लिखने में कमी रहती है। क्रिएटिव लर्नर ये हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। क्लियर। स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क, दे आर फास्ट इन कंप्लीटिंग वर्क। ये अति सक्रिय नहीं, सक्रिय होते हैं, और कार्य को पूरा करने में धीमे नहीं, ये कैसे होते हैं, फास्ट होते हैं। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अवधानात्मक कमी अधिगम करता, जिसे हम बोलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है। अटेंशन डेफिशिट मतलब जिनमें अवधान की बहुत कमी होती है, एक जगह एक काम को फोकस होके ये नहीं कर सकते। मोटिवेशन जो होता है ना इनका बहुत कम होता है, एक काम करेंगे बोर हो जाएंगे, उसको बीच में छोड़ के दूसरा काम करेंगे। दे कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नहीं, इनका जो अटेंशन पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? जब हम लर्निंग करते हैं तो उसका जो इजी मीनिंगफुल जो फैसिलिटेशन है उसमें रिजल्ट में नहीं आता है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये तो बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए बच्चे को पहले से ही कोई प्री नॉलेज है, उससे कनेक्ट करते हुए जब आप बच्चे को नई नॉलेज देते हो तो उस केस में तो बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे से लर्न कर पाएगा, बहुत अच्छे से वो चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट हो पाएगी। दोहराने और स्मरण को बढ़ावा देना, बच्चे को कभी भी रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं करना है। यहाँ क्या है, रिकॉल और रिपीटिशन। अगर आप बच्चे को रिकॉल मेथड से पढ़ाते हो तो बच्चा उसमें चीज़ों को रटना स्टार्ट करेगा, वो कभी भी मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो नहीं कर पाएगा। उदाहरण और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, बिल्कुल सही बात है। क्लास में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स भी देने हैं और उसी टॉपिक को दूसरे किसी गैर एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझा सकते हो। एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट ए प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है। एक ही समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जब एक ही प्रॉब्लम होती है उस पर बच्चा डाइवर्जेंट तरीके से सोचेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्रिएटिविटी जो है उसको प्रमोट करेगा। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुडंट बी कंसिस्टेंट विद ए कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं होता है? संरचनात्मक परिवेश मतलब जहाँ पे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक और समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कि जो स्टूडेंट होता है उसको आप फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ दो, मतलब जल्दी जल्दी अवसर दो टू इंगेज इन कॉम्प्लेक्स, मीनिंगफुल एंड प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज़ में बिजी रहने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा अपने आप को इंगेज रखेगा उतना ज़्यादा वो मीनिंगफुल लर्निंग करेगा। स्टूडेंट्स वर्क कोलेबोरेटिवली, आर गिवन सपोर्ट टू इंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। जो विद्यार्थी होता है
वो सहयोगात्मक तरीके से काम करते हैं और आपस में काम केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। बच्चा जितना ज़्यादा कोलैबोरेटिव लर्निंग करेगा उतना ज़्यादा एक दूसरे को सीख के वो आगे बढ़ते हैं। टीचर्स elicit students ideas and experiences in relation to key topics and plan teaching learning to elaborate or restructure their current knowledge। जो टीचर होता है यानी कि जो शिक्षक होते हैं वो प्रमुख प्रकरण के संबंध में विद्यार्थियों के विचार और अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो टीचर है उसका मेन काम क्या है, स्टूडेंट का जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है या स्टूडेंट के पास जो भी आइडिया है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसको क्या करे, नए टॉपिक से जोड़े, उसको रीस्ट्रक्चर करे और उन चीज़ों को इलेबोरेट करके बच्चे को समझाए। Teachers employ specific end of the term assessment strategies and give feedback on products rather than the process। ये क्या है, यहाँ पे गलत है। जो अध्यापक है वो विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रिया की बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, जबकि हमें क्या करना है, बच्चे की जो प्रोसेस है उस पर फ्री फीडबैक देना है, ना कि प्रोडक्ट पे। ठीक है, जो प्रोडक्ट पे फीडबैक दिया जाता है दैट इज ए पार्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट। जो ईयर एंड में एग्जाम लेते हैं हम, उसमें बच्चे को सिर्फ फेल या पास करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट सत्रावसान मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट होता है और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो होल द ईयर चलता है, पूरे साल चलता है। टाइम टू टाइम बच्चे को फीडबैक दिया जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये संरचनात्मक अधिगम का भाग नहीं होता। अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट रेदर देन व्हाट। एक टीचर जो है उसको बच्चों को क्या चीज़ निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय किसके। तो जो बीइंग अ टीचर आपकी जो मोरल ड्यूटी होती है उसमें बच्चे को आप लर्निंग गोल जो है ना वो निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए बजाय किसके, परफॉर्मेंस गोल के। जो परफॉर्मेंस गोल होता है ना वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड बच्चों का एग्जाम्पल होता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड मतलब बाह्य अभिप्रेरणा, और जबकि जो अधिगम लक्ष्य होता है ना वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों का एक मेन गुण होता है। अधिगम लक्ष्य मतलब आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है या फिर लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए आप इंटरनली मोटिवेटेड होने चाहिए। जबकि परफॉर्मेंस गोल में क्या होता है, आपको एक ग्रीड रहती है, आपको एक लालच रहता है। तो बीइंग अ टीचर बच्चों को लर्निंग गोल के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ना कि परफॉर्मेंस गोल के लिए। यहाँ पहले क्या है, परफॉर्मेंस गोल है, बाद में लर्निंग गोल है, ये गलत हो जाएगा। असफलता से बचने के लिए लक्ष्य है, अंक लेने के लिए लक्ष्य है, अंक लेने के लिए लक्ष्य है, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य है। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज। जो प्रभावी अधिगम है उसकी रणनीतियों के कौन कौन से उदाहरण हैं। सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, एक्सप्लेनिंग टू ए पीयर एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है कि अगर आपको बच्चे को इफेक्टिव लर्निंग करवानी है, बच्चे को प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझानी है, तो लक्ष्य है और जो समय सारणी है उसको निर्धारित करना होगा, हर बच्चे का गोल डिसाइड करना होगा, हर बच्चे की टाइम टेबल जो है उसको आपको डिसाइड करना होगा। जो स्ट्रक्चरल चार्ट है और जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है वो करनी होगी। जब आप अच्छे तरीके से चार्ट बनाते हो या कॉन्सेप्ट बनाते हो और उसको मैप करते हो तो वो बच्चे को इफेक्टिव लर्निंग में हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना, बच्चे को एग्जाम्पल देके भी समझाना और नॉन एग्जाम्पल देके भी समझाना, हम उम्र साथी को समझाना, बिल्कुल सही बात है, और खुद से प्रश्न करना, ये सारे ही जो चीज़ें होती हैं ना दे ऑल कम्स अंडर इफेक्टिव लर्निंग। जब बच्चा खुद से प्रश्न करेगा तो बच्चा चीज़ों को लर्न कर रहा है और खुद को ही वो चैलेंज कर रहा है। हम उम्र साथी को समझाना, कोलैबोरेटिव लर्निंग या फिर पीयर ट्यूरिंग, एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स के बारे में बच्चा अगर सोच रहा है तो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है, बाह्य अभिप्रेरणा और एक आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा होती है आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट्स टू मच फन। यहाँ क्या पूछा है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण, और ये क्या है, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत आनंददायक है। तो ये क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है, मतलब ये एक आंतरिक अभिप्रेरणा है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, ये क्या है, आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा है। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो अपना होमवर्क सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो इंटरनली मोटिवेटेड है।
डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट्स बेटर। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणा को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा है। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। ये क्या है यहाँ पे? एक्सटर्नली मोटिवेशन। मैं अपना गृह कार्य सिर्फ इसलिए पूरा करती हूँ क्योंकि टीचर जो है वो हर नियत कार्य के लिए हमें क्या देता है? अंक देता है। जो एक्सटर्नली मोटिवेशन होता है ना, ये हमेशा परफॉर्मेंस गोल होती है। आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा सिर्फ इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपको क्या मिलेगा? एक कोई ना कोई ग्रीड मिलेगी या लालच मिलेगा। सो द ऑप्शन 4 इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। इन अ प्राइमरी क्लासरूम और टीचर शुड, जो प्राथमिक कक्षा कक्ष होती है उसमें एक टीचर को क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों ही नहीं देने चाहिए। बच्चा कैसा है? छोटा है, प्राइमरी क्लासरूम है, तो यहाँ पे टीचर को आप एग्जाम्पल देके भी समझाना चाहिए और नॉन एग्जाम्पल्स के थ्रू भी कोई भी टॉपिक को समझाना चाहिए। जो नॉन एग्जाम्पल होगा वो उसकी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करेगा और जो एग्जाम्पल होगा वो बच्चे के बुक से और उसके जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है उससे कनेक्ट करता है। Which of the following strategies would promote meaning making in children? निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? मतलब बच्चों के अंदर जो मीनिंगफुल मेकिंग है वो उसको प्रमोट करती है। बच्चा खुद से चीज़ों को खोजे और उस पर डिस्कशन करे, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, बच्चा जितना ज़्यादा खुद से एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को और जितना ज़्यादा डिस्कस करेगा उतना ज़्यादा वो मीनिंगफुल लर्निंग करता है। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हम सूचनाओं का संचरण करते हैं तो इसमें बच्चा क्या होता है? पैसिव लर्नर होता है। जब हम व्याख्यान मेथड पढ़ते हैं उसमें क्या होता है? टीचर पोडियम पे खड़े रह के बच्चे को पढ़ा देता है, ठीक है। लेक्चर मेथड में क्या होता है? बच्चा पैसिव रहता है लेकिन टीचर एक्टिव होता है। दैट्स कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। अगर आप बच्चे को पनिशमेंट मेथड से पढ़ाते हो तो बच्चा जिद्दी हो जाएगा और बच्चा कभी भी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं करेगा। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, अभी आपको बताया था कि एक रूप और मानकीकृत परीक्षण कभी भी सीडीपी में पॉजिटिव आंसर नहीं होता। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शन, बच्चों की जो गलतियां होती हैं और उनकी जो भ्रांति अवधारणाएं हैं। गलतियां हमेशा लर्निंग का एक पार्ट होती हैं जो बच्चे के बारे में ये कंसेप्शन देती हैं कि बच्चा चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कर रहा है। मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं? भ्रांति अवधारणाएं। बच्चा क्या करता है? कुछ चीज़ों को लेके अपने दिमाग में कुछ अजम्पशंस बनाता है जिससे उसको लगता है ये चीज़ ऐसे ही होती है और उस चीज़ को चेंज करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। दे आर ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्टेप होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट और विघ्न है नहीं। बच्चे की जो गलती होती है ना वो कभी भी हिंड्रेंस नहीं होता है, ना ही वो एक ऑब्स्टेकल होता है उसकी लर्निंग में। दिस शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की गलती को और उनके मिसकंसेप्शन को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसका तुरंत जवाब दीजिए। सिग्निफाई द चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फार इन्फीरियर देन दैट ऑफ एडल्ट्स, ये इस चीज़ को डिनोट नहीं करता है कि बच्चे की जो क्षमता है वो वयस्क की तुलना में निम्न स्तर की है। बच्चा अपने दिमाग में कुछ कंसेप्शंस को लेके गलत अवधारणाएं लेके क्लास में आ जाते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, जो संरचनात्मक ढांचा होता है उसमें बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है मिनिएचर एडल्ट हु इज लेस देन एडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट सच एज साइज, कॉग्निशन एंड इमोशन, गलत है। लघु वयस्क होता है जो सभी पक्षों जैसे आकार में, ज्ञान में, संवेग में वयस्क की तुलना में कम है, गलत हो गया। टेबुलर रासा और ब्लैंक स्लेट हुज लाइफ इज शेप्ड एंटायरली बाई एक्सपीरियंस, ये भी गलत है। टेबुलर रासा मतलब कोरी प्लेट या फिर कोरी स्लेट, खाली स्लेट, जो बच्चे को आप जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाता है। तो जीवन के अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता, ढाला जा सकता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो होती है या संरचनात्मक ढांचा जो होता है उसमें बच्चा कभी भी पैसिव नहीं होगा। जिसको आप जैसा शेप देना चाहो वैसा शेप ले ले या जैसा मोल्ड करना चाहो वैसा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। टेबुलर रासा जो है वो जॉन लॉक की डेफिनेशन है, ठीक है, कि बच्चा जो है वो कोरी स्लेट होता है। ब्लैंक स्लेट बच्चा नहीं होता, बच्चे कुछ ना कुछ सीख के ही क्लासरूम में आता है। एक समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, बिल्कुल सही बात है।
बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है, क्योंकि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करेगा। वो बच्चे के अंदर जो है वो साइंटिफिक नेचर होता है, जिससे वो चीज़ों को खुद से इन्वेस्टिगेट करेगा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अ टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक टीचर की भूमिका किस प्रकार की होती है? इज टू बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट। बिल्कुल गलत है। कभी भी टीचर एक मूक दर्शक नहीं होता, खड़े होकर बस चीज़ों को नहीं देखता है और बच्चा जो करना चाहे उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता। इज टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन। नहीं, क्लास को छोड़ के भाग जाए टीचर और बच्चों को खुद कोई काम करने के लिए दे दे, ये भी नहीं होता है। इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। बिल्कुल सही बात है। जो टीचर है ना, उसका जो रोल होता है, चाहे कोऑपरेटिव लर्निंग हो, चाहे पीयर ट्यूरिंग हो, चाहे इंक्लूसिव एजुकेशन हो, टीचर शुड बी ए फैसिलिटेटर। यानी कि बच्चा जो है उसको टीचर को सहयोग देना होगा और जितने भी ग्रुप उसने बनाए हैं उन सब की उसको निगरानी रखनी होगी। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज़ द ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। ऐसे ग्रुप को सपोर्ट करना जहाँ पे ब्राइट और टैलेंटेड बच्चे हैं, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ये भी क्या है? गलत है। क्योंकि जिस ग्रुप में होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वहाँ अगर आप सिर्फ उसी ग्रुप को प्रमोट करेंगे तो उसमें क्या होता है, टीचर की भूमिका पे क्वेश्चन लगता है। बच्चे को कभी भी क्लासिफाई नहीं करना है, हर बच्चे को एक जैसी एजुकेशन देनी है, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो क्रिएटिव हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो बिलो द एवरेज हो। Which of the following statement denotes the relationship between development and the learning correctly? कौन सा कथन जो है वो विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड। गलत है, क्योंकि विकास और अधिगम जो होते हैं वो एक दूसरे से कंप्लीटली रिलेटेड होते हैं। बच्चे का जब तक डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा बच्चा लर्निंग नहीं कर पाएगा। लर्निंग टेक्स प्लेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। जो अधिगम होता है वो विकास का ध्यान दिए बिना घटित होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक बच्चा मेच्योर नहीं है, बच्चा डेवलप नहीं है, वो लर्निंग नहीं कर सकता। रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स देन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। जो अधिगम की दर होती है वो विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे लर्निंग होती चली जाती है। लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। बिल्कुल सही बात है कि जो विकास होता है और जो अधिगम है वो पहली बात तो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, यानी कि अंतर संबंधित है। दूसरा, एक दूसरे पर वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लर्निंग और डेवलपमेंट टोटली एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, विकास और अधिगम जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। According to Piaget, specific psychological structure, organized ways of making sense of experience are called. जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? जो जीन पियाजे हैं उनके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है उसको उन्होंने नाम दिया था स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या होता है? इट्स ए बंडल ऑफ मेमोरीज जिनको हम जरूरत पड़ने पर क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मैटर में यूज करते हैं। इनसे हम मीनिंग निकालते हैं और उनको सही जगह यूज किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा, स्कीमा इज करेक्ट। With an appropriate question or suggestion, the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above statement highlight? एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की जो समझ है उसको इस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जाता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है? ZPD, इक्विलिब्रियम, कंजर्वेशन एंड इंटेलिजेंस। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ZPD। जो लेव वाइगोत्स्की हैं, लेव वाइगोत्स्की ने क्या है अपनी थ्योरी में कुछ टर्म्स यूज की थी। एक था MKO, एक था स्कैफोल्डिंग और एक था ZPD। ठीक है, जो MKO होता है ना, MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर। आपको जितनी नॉलेज है उससे काम नहीं चलता। हम किसी टीचर की हेल्प लेते हैं या फिर हमसे ज़्यादा जो नॉलेजेबल हो हम उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं। लेट सपोज अब वो MKO जो है उसने आप यहाँ पे किसी प्रॉब्लम को लेके स्टक हो गए, ये कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे।
MKO जो है वो आपको क्या करेगा, शुरुआती मदद देगा, एक छोटी सी हेल्प करेगा, कोई क्लू दे देंगे, कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो उसमें कोई फॉर्मूला बता दिया, या साइंस का क्वेश्चन है तो उसमें कोई फॉर्मूला बता दिया। तो जो शुरुआती मदद दी ना MKO ने, उसे हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा निर्माण, जहां से आपने उस मदद का फायदा लिया। अब उस हेल्प से आप क्या करते हो, बहुत आगे तक अकेले पहुंच जाते हो। ठीक है, बच्चे का जो एक्चुअल डेवलपमेंट है, जो ओरिजिनल डेवलपमेंट है, बीच का जो गैप होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, MKO इज मोर नॉलेजेबल अदर, आपसे ज़्यादा जो नॉलेजेबल इंसान है हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। स्कैफोल्डिंग मतलब बच्चे को जो शुरुआती मदद दी जाती है, दैट इज स्कैफोल्डिंग। बच्चा उस मदद से अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड ZPD। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। According to Lev Vygotsky, basic mental capacities are transformed into higher cognitive processes primarily through, जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। मतलब जो बेसिक कैपेसिटी होती है किसी भी बच्चे की, उसको हम अपर लेवल की जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, अपर लेवल की जो संज्ञानात्मक क्षमता है, उसमें कैसे बदलते हैं, पुरस्कार और दंड के द्वारा। इस पे सबसे ज्यादा जिसने काम किया था ना, दैट वाज BF स्किनर। उन्होंने पुनर्वलन पे काम किया था। सामाजिक पारस्परिक क्रिया, इनकी थ्योरी का नाम ही यही था, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने कहा था बच्चा जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करेगा, जितना ज़्यादा समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा, उतना ज़्यादा बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, इस पे थॉर्नडाइक ने काम किया था, पावलोव ने काम किया था। अनुकूलन और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन एंड अडेप्टेशन, इस पे जो है आपका थॉर्नडाइक जो है उसने काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है वो भी संरचनावादी है। लेव वाइगोत्स्की भी, इन्होंने क्या बोला था, बच्चा जितना ज़्यादा समाज में रह के काम करता है, जितना ज़्यादा समाज में रह के चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा MKO के साथ इंटरेक्ट करेगा, उतना ज़्यादा वो अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपका CDP खत्म होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई भी डाउट है, देन यू कैन पिन मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।